दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी के वक्त शुरू की गई पत्रिका के संपादक और मालिक प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप हमारी दुकान चला दीजिए। और अपनी दुकान का मतलब ऐसा मीडिया प्रतिष्ठान जिसकी साख और ताकत इस देश के भीतर इमरजेंसी के वक्त से रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में वह अपने प्रतिष्ठान मीडिया को दुकान कहने से नहीं कतराते हैं। और प्रधानमंत्री जब खड़े होते हैं तो फिर वो अपनी उपलब्धियों की पूरी सूची रख देते हैं, रुकते नहीं हैं। और जब वो अपनी उपलब्धियां बताना शुरू करते हैं तो संपादक और मालिक मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और खुश हो जाते हैं कि वाह, उनके मंच से प्रधानमंत्री ने क्या शानदार बातें कही है। यह दरअसल एक दृश्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर यह कहने से नहीं चूकते हैं कि देखिए आज हमने आपकी दुकान संभाल ली है। तो दुकान का मतलब क्या होता है और मीडिया का मतलब क्या है, यह उसका पहला दृश्य है। दूसरा दृश्य, एक दूसरे मीडिया संस्थान के संपादक और मालिक प्रधानमंत्री के विजन को लेकर और उनके नेशनलिज्म को लेकर कुछ इस तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक पाठ करते हैं, जिसका एक ही मैसेज होता है कि प्रधानमंत्री जी, आप जिस रास्ते चलेंगे हम उस रास्ते चल रहे हैं। आपका जो भी विजन है वही विजन तो हमारी संपादकीय नीति है। और फिर हम और आप अलग कहां हैं, हम लोग तो एक साथ हैं, एक सरीखे हैं। प्रधानमंत्री हंसते हैं। उसके बाद वह खुद जब बोलने आते हैं तो फिर वही अपनी उपलब्धियों का खाका वो मंत्रालय के तौर तरीकों के साथ बतलाते हैं कि हर मंत्रालय ने क्या शानदार काम किया है। और इसको सुनकर संपादक खुश हो जाता है और वो भी तालियां बजाता है। यह दोनों देश के बड़े मीडिया प्रतिष्ठान है, दोनों की पहुंच पकड़ इस देश के भीतर सैकड़ों करोड़ों व्यूवर्स के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इससे हटकर एक तीसरा दृश्य, जिसमें दिल्ली की सड़क पर इस देश की कैबिनेट मिनिस्टर भागते दौड़ते नजर आती है, क्योंकि एक छोटी सी रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ देती है कि महोदय कुछ कहिए, तो इस देश में महिला पहलवान सड़क पर हैं और कह रही हैं कि हम अपने तमगे को बहा देंगे गंगा नदी में। उनको यौन शोषण को लेकर उनके भीतर जो सवाल है उसको लेकर आप कुछ तो कहिए। और मंत्री महोदय दौड़ने लगती हैं, वह भी महिला है, जवाब नहीं देती है। किसी तरीके से गाड़ी तक पहुंचती है, गाड़ी में सवार होती हैं, चली जाती हैं। और वह छोटी सी रिपोर्टर खड़े होकर कहती है, देखिए हम तो सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे कि कोई प्रतिक्रिया आपकी देनी चाहिए आपको, क्योंकि महिलाओं पहलवानों का सवाल है, उनके खिलाफ हुए यौन शोषण का जिक्र है। लेकिन मंत्री जवाब नहीं देती है। एक चौथा दृश्य जो अमेठी का है, जहां पर फिर देश की कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे ताकतवर खुद को समझती हैं, वह वहां पर नजर आती है। और वहां पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना कहा जाता है कि कुछ कह दीजिए। इस कुछ कहने के पीछे दरअसल इस देश के भीतर के मीडिया की वह त्रासदी है, या इस देश के मीडिया का वो सच है जो मंत्री से सिर्फ एक बाइट खोजता है। बाइट का मतलब होता है कि चंद बात आप कह दीजिए, अपनी इच्छा के मुताबिक कह दीजिए। लेकिन यह बात भी मंत्री महोदय को चुभ जाती है। और उसके बाद वह जिस जगह पर काम करता है उनके मालिकान और उस ग्रुप का जिक्र करते हुए देख लूंगी की स्थिति में वह चली जाती है वहां से। उसके बाद उस शख्स की नौकरी चली जाती है। वो स्ट्रिंगर है, उसके साथ वो कैमरामैन के तौर पर पूछ रहा था, उसके साथ रिपोर्टर, उसकी भी नौकरी चली जाती है। जो माइक आईडी दी गई थी वो वापस ले ली जाती है। तो भारत के भीतर 4 लाख करोड़ की मीडिया इंडस्ट्री का यह एक ऐसा चेहरा है जिसमें संपादक नतमस्तक है। और इस देश के भीतर टेक्नोलॉजी के आश्रय जो नए पत्रकार हैं, उनके भीतर के सवाल जो निकल कर आते हैं तो उनके सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है, या जवाब नहीं मिलता है। लेकिन जवाब मिले ना मिले, सवाल करने की ताकत वह खोना नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र की इस तस्वीर के भीतर पैसा देखिएगा, पावर देखिएगा, या फिर संपादकों के उस गरिमामय पृष्ठभूमि को देखिएगा, या मौजूदा वक्त में सिर्फ हाथ में एक कैमरा या एक मोबाइल पकड़कर मंत्रियों को घेर कर एक सवाल करने की परिस्थितियों को देखिएगा। डर किस बात से लगता है? जिसके पास पैसा है वो डरा हुआ है,
जो प्रतिष्ठान चलाता है वो डरा हुआ है। जो बड़े बड़े मीडिया प्रतिष्ठान इमरजेंसी के वक्त का जिक्र कर अपने होने का एहसास कराते हैं, वह भी आज रेंग रहे हैं, नतमस्तक हैं। नई परिस्थिति में इस देश के भीतर का सोशल मीडिया हो, वो अपने तरीके से काम करने की दिशा में जगह जगह पर लोगों की परिस्थिति और युवाओं के हाथ में जो सवाल हैं, क्योंकि इस देश की परिस्थितियां प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों से मैच नहीं करती है। प्रधानमंत्री बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या काम किए, लेकिन उस काम का असर सकारात्मक तौर पर जनता को मिलता नहीं है, तो ग्रामीण गांव खेड़े के भीतर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो आइए जरा इस सिलसिले को इसलिए शुरू कीजिए क्योंकि पहला सिलसिला हमें लगता है इस बात से शुरू होना चाहिए कि जो कुछ अमेठी में हुआ, और अमेठी के सालोन के इलाके में जो सालोन और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में देश की कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, हालांकि आपके जहन में यह सवाल गूंजेगा जरूर कि जब वो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री थी यानी वो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई थी तब उन्होंने क्या किया, फिर कपड़ा मंत्रालय में गई तब क्या किया। उस सवालों को छोड़ दीजिए, वहां पर सिर्फ वह जिस कार्यक्रम में गई थी और वहां पर चौराहे पर चाय पर चर्चा कर रही थी, वहां पर चंद स्ट्रिंगर और कैमरामैन उनसे चाहते थे कि वह कुछ कह दे, और उसके बाद मंत्री महोदय भड़क गई। उसमें चंद पत्रकारों का समूह जिनको बकायदा वहां के बीजेपी के लोगों ने बुलाया था, चाय समोसा खिलाया और पिलाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें आप कुछ कह दीजिएगा माइक पे तो अच्छा रहेगा। पत्रकार सिर्फ एक बाइट चाहते थे, तो मंत्री ने कहा मैंने सलोन में बाइट दे दी है, अब यहां क्या कहूं। जब आपसे सलोन में कह दिया है तो जगदीशपुर में भी कह दीजिए, क्योंकि वह सलोन विधानसभा है, यह जगदीशपुर विधानसभा है। और इसके बाद मैं तो अमेठी की हूं और अमेठी में दोनों आते हैं, तो आप दोनों को बांट क्यों रहे हैं। पत्रकार को यह अधिकार किसने दे दिया कि वह मेरे क्षेत्र का अपमान करे। यानी सवाल भी नहीं पूछा गया, सिर्फ कहा गया कुछ कह दीजिए। यह कौन सी मानसिकता और कौन सी परिस्थिति है, इसको लेकर आप ज्यादा चिंतन मनन मत कीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर में लोकतंत्र के चौथे पाए के हर पन्ने को हमें लगता है आज आपको सुनना है। क्योंकि जहां पर सवाल किया गया वह दिल्ली थी। दिल्ली के भीतर मंत्री से पूछा जा रहा था महिला पहलवानों को लेकर। पूछने वाली महिला रिपोर्टर, देश की मंत्री महिला, यौन शोषण महिलाओं के खिलाफ, सवाल दिल्ली में ही और दिल्ली के जंतर मंतर पर ही आंदोलन। लेकिन देखिए जरा इस तस्वीर को और सोचिए किस तरीके से मंत्री जवाब देने के बदले भाग रही हैं सड़क पर। यह मीनाक्षी लेखी हैं और इससे पहले स्मृति ईरानी थी। स्मृति ईरानी के जरिए जिस पत्रकार की नौकरी गई वो विपिन यादव और राशिद हुसैन है। भास्कर में काम करते थे, लेकिन भास्कर ने इनकार कर दिया, और इनकार भी सार्वजनिक तौर पर यह कहकर किया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर का रिपोर्टर बता रहा है वह गलत है। अमेठी लोकसभा के इस क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई अस्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं है। यहां दैनिक भास्कर अपने स्ट्रिंगर नेटवर्क से खबरें लेता है, लेकिन विपिन भास्कर के स्ट्रिंगर नहीं है। और जब जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि दरअसल 23 मार्च को ही विपिन की नौकरी लगी थी। हालांकि कागज अभी नहीं दिया गया था। उनके साथ राशिद हुसैन, उन्हें माइक आईडी दिया गया था और उनसे आधार कार्ड वगैरह सब ले लिया गया था। और उनकी दोनों की रिपोर्ट तमाम आपराधिक विषयों में, राजनीतिक मुद्दों को लेकर और सामाजिक मुद्दों को लेकर यह पहले से चल रही थी। लेकिन भास्कर एक बड़ा ग्रुप है, तो उसने इनको हटा दिया। वो सरकार से पंगा लेने की स्थिति में नहीं। दूसरी लड़की जो सवाल कर रही थी, जो इस देश के विदेश राज्य मंत्री के तौर पर मीनाक्षी लेखी से कर रही थी, उसकी अपने ऑर्गेनाइजेशन की पूंजी 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो उसको किस बात का डर। उसके पास एक गुस्सा है, उसके भीतर एक सवाल है, वह उन सवालों का जवाब मंत्री से चाहती है। मंत्री देश में नुमाइंदे के तौर पर है, जो पार्लियामेंट और इस देश के कैबिनेट में उनकी मौजूदगी है, लेकिन वो भाग रही है। 2 सवाल यहां से सीधे खड़े हो गए। पहला सवाल यह कि जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो इस सरकार के सामने नतमस्तक हैं।
दूसरा सवाल यह होता है कि अगर वो नतमस्तक है तो अब इस देश के भीतर में जो डिजिटल मीडिया निकल कर आया है और जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, तकरीबन इस देश के भीतर में 19% उसका अपना शेयर है। टेलीविजन का शेयर 37% है। तो ऐसी स्थिति में जो सवाल सड़कों पर होंगे उसमें क्या बीजेपी से निकले हुए नेता जो मंत्री बन जाते हैं वो जवाब नहीं देंगे? दरअसल वो जवाब दें या ना दें, लेकिन इस देश के भीतर का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कितना मैनेज मीडिया है, उसको किस तरीके से वेल स्क्रिप्टेड रखा जाता है, और जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, 2 संपादकों का जिक्र किया, उन 2 संपादकों के छोटे छोटे अंश हमें लगता है आपको इसलिए सुनने चाहिए क्योंकि इन दोनों संपादकों की पहुंच और पकड़ पत्रकारीय क्षेत्र में कोई आज से नहीं है, एक लंबा संघर्ष किया है। चाहे वो वाजपेयी जी का दौर हो, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव का दौर हो, चाहे वो मनमोहन सिंह का दौर ही क्यों ना हो, इस पूरी प्रक्रिया में ये पत्रकारिता कर रहे थे, चल रहे थे, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री के सामने इन्होंने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया होगा जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इन्हें कहना पड़ा, कहना पड़ा। एक तरफ इंडिया टुडे ग्रुप के अरुण पुरी हैं और दूसरी तरफ रिपब्लिक इंडिया के संपादक और मालिक की मौजूदगी है। जरा सुनिए इसे। नहीं होता कि कौन आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा, रीशफल का तो भूल ही जाओ, और राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जब मौका आता है कोई खबर नहीं। गुस्ताखी माफ। मैं ये भी सोचा शायद आपका इसका ये जवाब क्या देंगे, मैं बोलूं? आप बोलेंगे अरुण भाई मैं आपकी दुकान क्यों चलाऊं? आज आपकी दुकान मैं ही चला लेता हूं। Pradhanmantri ji, today we commit to you with all our energy. We will work to make your vision what you have shared with us. And Pradhanmantri ji, आपकी feelings, आपकी सोच, आपकी clarity, आपका direction जो है, your vision of transformation will be a reality. Everyone here, every viewer of Republic, every citizen of the country, Pradhanmantri ji, मुझे कोई lobby ecosystem की बात नहीं करनी। मैं तो मानता हूं कि देश की जनता आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी, आज इस मंच से आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की पूरी लगन से, पूरे कमिटमेंट के साथ आपके विजन के दिशा में हम अपने प्रयास भी जोड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, दोनों बड़े पत्रकार हैं, चाहे अर्णब गोस्वामी हो चाहे अरुण पुरी हो, दोनों के संघर्ष को खत्म या झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश की राजनीतिक सत्ता ने कमाल कर दिया है, जो अपनी हथेली पर नचाने लगे हैं इस देश के मीडिया प्रतिष्ठानों को। जरा कल्पना कीजिए एक क्षण के लिए, अडानी कांड जब हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इस देश के सामने आया तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई? 2 ही उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि, शेयर बाजार के भीतर तकरीबन एक झटके में अडानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन थी वो तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए तक कम हो गई। यानी दुनिया के मानचित्र पर जो कॉरपोरेट चमक रहा था, एक झटके में वह धुंधलता हुआ सितारा बन गया और पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक पर राजनीति इस देश की चरम पर पहुंच गई। लेकिन दूसरी उपलब्धि यह हुई कि इस देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनल तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा उनके कार्यक्रमों को स्पॉन्सर्ड मिल गया। और स्पॉन्सर्ड कौन थे? तो अडानी ग्रुप। यानी खबरों के शुरू होने के साथ ही स्क्रीन पर अडानी शब्द लिखकर आने लगा, जो इससे पहले लिखकर नहीं आता था। तो फ्री में तो कोई शब्द आता नहीं है, और जब फ्री में नहीं आता और उसकी एवज में पैसा दिया जाता है और वो एक एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा होता है, तो जो विज्ञापन दे रहा है उसके प्रति लॉयल्टी बरतनी पड़ती है। तो एक झटके में इस देश के भीतर कौन सी खबर अडानी कांड को लेकर किस न्यूज चैनल ने चलाई, यह आप सोचना शुरू कर दीजिए या अपने मस्तिष्क पर जोर लगाइए और सोचिए क्या हो रहा था। दूसरे दौर में एक और चीज याद कीजिए, जब रुचि सोया का मामला निकलकर सामने आया था, कैसे औने पौने दाम में किस तरीके से यह पतंजलि ग्रुप के पास चला गया। उस दौर के बाद इस देश के लगभग 1 दर्जन राष्ट्रीय न्यूज चैनल में स्पॉन्सरशिप पतंजलि की बढ़ गई।
जहां पर दिया जा रहा था उसका और पैसा बढ़ गया, जहां नहीं दिया जा रहा था वह भी स्पॉन्सरशिप हो गई। दिया जाना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है तो आपको स्पॉन्सरशिप तो करनी होगी, लेकिन उससे जुड़ी खबर एक झटके में फिर याद कीजिए कितने न्यूज चैनल थे जो रुचि सोया का मसला उस समय उठा रहे थे या जिनको उठाना चाहिए था। अब आप यहां से कुछ लाइन चलते हुए जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस देश के भीतर में जितने भी कॉरपोरेट हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी वह बिजनेसमैन यानी व्यापारी हैं और जिनके भी एडवर्टाइजमेंट न्यूज चैनलों के उस पर रेंगते हुए नजर आते हैं, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि उनके सरकार के साथ कैसे रिश्ते हैं? सरकार अपने तौर पर हर किसी पर निगरानी रखती है और जो खास तौर से एडवर्टाइजर्स होते हैं उस पर तो जरूर रखती है, क्योंकि जहां पर भी यह नजर आ जाए कि किसी भी हालत में सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है या सरकार को किसी मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहा है तो संपादक को छूने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजर के जरिए काम चल जाएगा और एडवर्टाइजर को मैसेज बहुत साफ होगा, वहां पर विज्ञापन बंद कर दीजिए और विज्ञापन वहां पर बंद हो जाएंगे। यह एक पहला पार्ट इस देश के भीतर पहली बार नजर आया जहां प्रोफेशनलिज्म जो था और जो फोर्थ स्टेट की भूमिका थी उसमें यह मानकर चला जाता था कि एक स्वस्थ प्रतियोगिता है, टीआरपी की एक स्वस्थ रेस है और फोर्थ स्टेट की अपनी खबरों के जरिए उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी या साख है। लेकिन एक झटके में सत्ता ने जिस नेक्सस पर अपनी उंगली रखी उसमें वह कैपिटल यानी वह पूंजी और वो पैसा जो विज्ञापन के जरिए एक बिजनेस मॉडल के तहत किसी न्यूज चैनल को मिलता, उसका मिलना शुरू हो जाए, बढ़ जाए या बंद हो जाए, इसकी पूरी चाबी सत्ता ने अपने हाथ में ले ली। अब आप सवाल कैसे करेंगे? तो मसला इतना पर नहीं था कि कौन मीडिया संस्थान के कौन लोग करप्ट थे, सवाल यह भी था कि उसके आगे वो अपने बिजनेस मॉडल को चलाएं तो कैसे चलाएं। और इस प्रक्रिया का एक दूसरा हिस्सा भी नजर बहुत तेजी से शुरू हो गया। सरकार ने खुद को ही एक ऐसे प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया जिसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार बेचने के लिए कि आप उस नाम को बेचिए, उसके काम को बेचिए, यह मत पूछिए उस नाम और काम के पीछे का सच क्या है, आप सिर्फ दिखाना शुरू कीजिए और इसको लेकर आइए। यह पूंजी का एक दूसरा नायाब खेल शुरू हो गया जिसमें सरकार ने अपने आप को प्रोडक्ट में तब्दील कर उसको बेचने की जिम्मेदारी इस देश के मीडिया हाउसेस को दे दी। विज्ञापन के तौर पर यानी विज्ञापन भी खुद बनाने लगे, दिखाने भी खुद लगे, पेमेंट वहां से हो जाएगी। और यह कमोवेश हर क्षेत्र में शुरू हुआ। जितनी योजनाएं इस देश के भीतर में आई उन योजनाओं का सबसे बड़ा बजट प्रचार प्रसार के हिस्से में आता चला गया। और इस दौर में जब तमाम चैनलों के आप नेटवर्थ को देखिएगा या प्रॉफिट को देखिएगा और एक क्षण के लिए जब आप तुलना शुरू कीजिएगा 2014-15 से पहले की स्थिति में, तो इस दौर में आपको एवरेज जो है 30% राइज मिलेगा। उस समय जो डॉलर की कीमत थी, अभी जो डॉलर की कीमत, इसको भी जोड़ दीजिए, हमारी टीम ने यह भी काम किया। 30% ओवरऑल राइज जो है न्यूज चैनलों का इस दौर में विज्ञापनों के जरिए, सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रचार प्रसार के पैसों के जरिए, इन सारी चीजों से होने लगा। तो कोई भी कंपनी किसी बिजनेस मॉडल को बनाकर चलती है, यह पहला सवाल आपके जहन में तुरंत होगा। लेकिन एक झटके में इस पहले सवाल को 3 सवालों में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के 3 पाए और हैं, जहां पर जुडिशरी है, जहां पर एग्जीक्यूटिव भी है और जहां पर विधायिका को भी काम करना है। तो इन सभी जगहों पर कमोवेश यही मॉडल चलने लगा। और इस मॉडल के चेहरे को देखिएगा अगर, तो आपको बड़ी हैरत होगी कि मुंबई लॉयर्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि कम से कम जो जज रिटायर होता है 2 साल का तो उसको आराम करने दीजिए और 2 साल के बाद वो किसी नौकरी में जाए या सरकार द्वारा कहीं नियुक्ति जो होती है, चाहे वो राज्यपाल बन जाए या फिर राज्यसभा का सदस्य बन जाए या किसी क्षेत्र में किसी जगह उसको हायरार्की के हिसाब से पद दे दिया जाए, 2 साल उसको रेस्ट तो दीजिए। यहां तक स्थिति आ गई कि अब ओपनली बताना और करना पड़ रहा है। तो यह 3 मॉडल जो काम करता है, जिसमें पहली दिशा में इस देश की उस कैपिटल पर कब्जा कर लेना जिस कैपिटल के आश्रय इस देश के तमाम एडवर्टाइजर्स जो अपने अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट्स को लेकर करते थे, उस पे कब्जा कर लेना और वही कैसे तय करेंगे ये बताना,
तो मीडिया खुद ब खुद पहले राउंड में हाथ में आ गया, उसको जाकर बोलेगा एडवर्टाइजर कि अरे आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आप सरकार से सवाल करते हैं, आप जेन्युइनली रिपोर्टिंग करते हैं, आप हकीकत बताने लगते हैं। ये सब बताने की क्या जरूरत है? बिजनेस मॉडल में इसकी क्या जरूरत है? तब आप अपने आप को दुकान मान लीजिए, अपने आप को इस देश के नेशनल विजन जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके साथ जोड़ दीजिए। तो कंट्री का विजन, कॉन्स्टिट्यूशन का विजन और प्राइम मिनिस्टर का विजन तीनों एक अगर है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे शब्द इस देश की गवर्नेंस का हिस्सा क्यों नहीं है? उसमें सेकुलरिज्म लिखा हुआ, यहां हिंदुत्व की बात होने लगती है। वहां पर कानून के राज का जिक्र है, यहां पर सत्ता और उसके पहरेदारों में एमपी एमएलए का और उसके मंत्रियों की ताकत का जिक्र है। यह एक नई परिस्थिति निकल कर आई फोर्थ स्टेट के मद्देनजर, जहां पर एक सवाल यह आया कि जो बने बनाए बड़े बड़े संस्थान थे वह एक झटके में अगर धराशायी हो गए तो इस देश के भीतर में अब जर्नलिज्म कैसे होगा? जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं वो कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसमें लगे कि उन्होंने कोई जर्नलिज्म का कोर्स किया होगा, लेकिन जिस देश के भीतर में सवाल पूछना ही जर्नलिज्म हो जाए तो जरा कल्पना कीजिए कि जर्नलिज्म की स्थिति क्या है। और बड़े बड़े संस्थानों के भीतर जब कोई सवाल ना हो सरकार को लेकर, उसके काम को लेकर, इस देश की जनता को लेकर, और जनता के बीच से कोई हाथ में मोबाइल लेकर और माइक लेकर पहुंच जाए मंत्री के पास और एक सवाल कर दे कि क्या वाकई इस देश के भीतर में जो स्थिति उत्पादन को लेकर है, जहां सबसे ज्यादा काम मिलता था मजदूरों को, वह माइनस में क्यों चला गया है? सरकार जवाब देगी क्या? हमें तो लगता है कि कुछ बातें, जिन बात का जिक्र इस दौर में हो जाना चाहिए, आज चूंकि मीडिया का जिक्र किया है, प्रधानमंत्री ने 5-6 गलतियां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर की है। आईएसआई को पठानकोट ले आए, बिना किसी निमंत्रण के लाहौर चले गए। नेपाल जब संविधान बना रहा था तो उस पर उन्होंने अपनी भूमिका को सामने लाने की कोशिश की। अमेरिका के इलेक्शन हो रहे थे तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवा दिया। चीन 1962 के बाद से भारत की राजनीति और भारत के जनमानस के भीतर सबसे बड़े खलनायक के तौर पर है, लेकिन उसको अहमदाबाद ले जाकर और गांधीनगर ले जाकर झूला झुलाने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिए। ये सारी चीजें बतलाती हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस देश के भीतर मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे वह पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो। तीनों परिस्थितियों में इस देश की सरकार ने जो जो नीतियां जिस जिस रूप में बनाई, अगर हूबहू उसको सामने लाने की स्थिति में इस देश का मीडिया सिर्फ सवालों को उठा दे तो क्या स्थिति आ जाएगी? कल्पना सिर्फ इस बात को लेकर कीजिए कि सरकार चाहती ही नहीं है कोई उससे सवाल करे। मुश्किल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, मुश्किल यह है कि उनके किसी भी मिनिस्टर की कोई हैसियत राजनीतिक और सियासी तौर पर उस बाजार में नहीं है जिस बाजार में मंत्रियों का मतलब विशेषाधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी कंधे पर उठाकर अपने मंत्रालय को लेकर जिम्मेदारी के साथ जवाब देने तक का होता था। वह भी चीजें गायब हो गई, तो फिर क्या सवाल बचेगा? और इस परिस्थिति में हमें लगता है कि भारत के भीतर में उस परिस्थिति को जरूर देखिए जहां पर भारत में बड़ी तेजी से ग्रो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मीडिया ग्रो जो कर रहा है, अगर पैसे के मामले में करें तो 2026 तक जो मीडिया एंटरटेनमेंट की जो उसकी एक्सपेक्टेड रीच है पैसे को लेकर, वह तकरीबन 4,80,000 करोड़ की हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इलेक्शन ईयर आने से पहले यानी इस साल के अंत दिसंबर तक जो है यह तकरीबन 44,669 करोड़ हो जाएगा, यानी तकरीबन $5.42 बिलियन। और इस देश के भीतर में जो अलग अलग अखबार की भूमिका, टेलीविजन की भूमिका, और ध्यान अगर देना शुरू करें तो आप इससे दीजिए कि जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी इस देश के भीतर में, तब टीवी के कैनवास के भीतर में लगभग 60% उसी का हिस्सा था, जो आजकल घटकर 37% हो गया। डिजिटल था नहीं, वो 19% पर पहुंच गया, जिसके बारे में जानकारी है कि यह लगभग 25% 2025 तक हो जाएगा। वहीं प्रिंट मीडिया लगातार घटते चला गया, जो कि एक वक्त 29% पे था, वो घटते घटते 11.5% पे आ गया। सिर्फ मार्केट का चक्कर है या क्रेडिबिलिटी का चक्कर है, यानी साख खत्म हो रही है। तो साख अगर सरकार की खत्म हो जाए तो जनता उसे हरा देती है, लेकिन जब प्रोफेशनल की किसी और प्रोफेशनलिज्म के भीतर किसी एक प्रोफेशन को लेकर जब सवाल खड़े हो जाए तो लोकतंत्र हारने लगता है। यह स्थिति जुडिशरी को लेकर भी, यह स्थिति इस देश की ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी।
और यह स्थिति इस देश की मीडिया को लेकर भी। पहली बार खुले तौर पर सब कुछ सामने है। बड़े बड़े संपादकों का जमीन पर रेंगना और छोटे छोटे रिपोर्टर्स जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देकर नौकरियों से निकालने की परिस्थिति पैदा करने की सोच, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं, सवाल कम नहीं होंगे। यह ताकत नए तरीके से उभरेगी जरूर जब ये बड़े बड़े संस्थान इस देश के मिट्टी में मिलते हुए दिखाई देंगे, इस देश के लोगों की चाहत के साथ, क्योंकि आर्थिक इंडेक्स जो बता रहा है वह शायद इस देश के टेलीविजन, मीडिया, न्यूज चैनल का और प्रिंट मीडिया का अच्छा नहीं है। मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, मसला साख का है, मसला उस लोकतंत्र के चौथे पाए होकर खुद को जीने लायक बनाने का है।